बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बूढ़े ने दुल्हन की तरह सजी कोठी को हैरत भरी नजरों से देखा। कोठी नूर का टुकड़ा लग रही थी। बहुत से मर्द और औरतें कोठी का रुख कर रहे थे। कारें आकर रुक रही थी। मेहमान उनसे उतरकर कोठी की तरफ जा रहे थे। ऐसे में एक पैदल नौजवान बूढ़े के पास से गुजरने लगा। उसका रुख भी कोठी की तरफ था। जरा बात सुनना बेटा। नौजवान झिझक कर रुक गया। उसने नजर भरकर बूढ़े को देखा, फिर बोला, जी फरमाइए, आप भी इस कोठी में जा रहे हैं ना? हाँ जी, उसने कहा। आज यहाँ क्या है? ये कोठी सरदार अहमद बेग की है। उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ है। इस खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी है। सरदार अहमद के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बूढ़े की आवाज मारे खुशी के बेकाबू होने लगी। हाँ क्यों, क्या बात है? क्या आप जानते हैं उन्हें? हाँ, मैं तो उन्हें जानता हूँ, पर वो मुझे नहीं जानते। बड़े कारोबारी आदमी है ना? जी हाँ, ये तो है। उनकी तो बहुत धूमधाम है। आपको उनसे कोई काम तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही कोठी की धूमधाम देखकर आपसे पूछ बैठा था। आपका शुक्रिया। वैसे किसी जमाने में मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक था। उस ताल्लुक की बुनियाद पर मुझे चाहिए कि कम से कम उन्हें बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद तो दे दूं। क्या ख्याल है अगर मैं मुबारकबाद के 2-4 जुमले लिखकर आपको दे दूं तो आप उन्हें दे देंगे? क्यों नहीं, जरूर दूंगा। अच्छी बात है, मैं अभी लिखे देता हूँ। ये कहकर बूढ़े ने जेब से कागज निकाला और लिखने लगा। फिर कागज तय करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो बेटा, उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे कि कौन आया था। जी अच्छा, लेकिन बड़े मियाँ, अगर आपका उनसे करीबी ताल्लुक रहा है तो आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते? आज यहाँ लोगों की दावत है ना, मेरा अंदर जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा। लोग ख्याल करेंगे कि खाने के लिए अंदर घुस आया है। जाहिर है मेरी वज़ा फ़ता ऐसी तो है नहीं कि मेहमान नजर आ सकूं। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं ये उन्हें दे दूंगा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काशिफ खान है। काशिफ खान? बूढ़े ने नाम दोहराया। जी हाँ, यही नाम है। अच्छा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वो लगा मुड़ने। उस वक्त काशिफ खान ने उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देख लिए, लेकिन वो कुछ पूछ न सका। अलबत्ता उसने उलझन जरूर महसूस की। फिर वो कोठी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। वो देखना चाहता था कि बूढ़ा चला गया है या अभी भी खड़ा है। उसने देखा कि बूढ़ा भी चलते चलते मुड़कर कोठी की तरफ देख रहा था। एक बार उसकी नजरें उस पर भी पड़ी। उसने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कदम उठाने लगा। जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गया, वो कोठी के अंदर दाखिल ना हो सका। बूढ़े की नजरों से ओझल होने पर उसने अपने दिल को टटोला। अब वहां पहले की निस्बत और ज्यादा बोझ महसूस हुआ। वो इस बोझ को समझ ना सका। आखिर अंदर दाखिल हो गया। दावत शुरू हो चुकी थी। लोग खूब जोशो खरोश से खाने में मसरूफ थे। सरदार अहमद बेग की मसरूफियत पर तो आलम ही और था। बार बार इधर उधर दौड़कर मेहमानों को पूछ रहा था। काशिफ खान ने उस पर एक नजर डाली। कागज उसके हाथ में था। उसने सोचा, इस वक्त ये कागज उसे देना मुनासिब नहीं होगा। अव्वल तो उसके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं। यूं ही इधर उधर कागज गिरा देगा। वो नजदीक तो रहता ही है, कल किसी वक्त दे देगा। ये फैसला करने के बाद वो खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। दूसरे दिन रात के वक्त उसने सरदार अहमद बेग के दरवाजे पर दस्तक दी। मुलाजिम बाहर आया तो उसने सरदार अहमद बेग को पैगाम भेजा। वो उनसे मिलना चाहता है। काशिफ खान उसका करीबी पड़ोसी था और सरदार अहमद बेग उस नौजवान को बहुत पसंद करता था। कभी कभार वो इससे घर का कोई काम काज भी ले लेता था। उसने फौरन ही उसे अंदर बुलवाया। अलग सलेक के बाद उसने पूछा, कहिए काशिफ साहब, कैसे आए? मैं कल जब दावत में शिरकत के लिए आ रहा था तो आपकी कोठी से जरा फासले पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया था। उसने मुझे ये पर्चा दिया था और कहा था कि ये आपको दे दूं, लेकिन उस वक्त आप बहुत मसरूफ थे। मैंने सोचा आज फुर्सत में दे दूंगा। आपने अच्छा किया काशिफ मियाँ, आपका शुक्रिया। ये कहकर सरदार अहमद बेग ने कागज ले लिया। उस पर लिखे अल्फाज पढ़कर उसने कागज जेब में डाल दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, चाय नहीं पियेंगे? फिर सही, और वो चला गया। ऐसे में उसने कई बार चाहा पूछ ले बूढ़ा कौन था, लेकिन पूछ न सका। इस वाक़ये को कई दिन गुजर गए।
उसे बार बार बूढ़े का ख्याल आता रहा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे भूल ही गया। उस शाम वो अपने दफ्तर से फारिग होकर घर आ रहा था। सरदार अहमद बेग की कोठी के करीब से गुजरते हुए वो बहुत जोर से चौंका। वही बूढ़ा खड़ा था। गैर इरादी तौर पर उसके कदम उसकी तरफ उठने लगे। अस्सलाम वालेकुम बड़े मियाँ। वो चौंक उठा, नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। चंद सेकंड तक देखता रहा, आखिर बोला, आप वही तो नहीं जिन्हें मैंने उस दिन पैगाम लिख कर दिया था? जी हाँ, मैं वही हूँ। आप आज फिर यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं महीने में एक बार यहाँ जरूर आता हूँ। लेकिन क्यों? बस इस कोठी को एक नजर देखने के लिए। और क्या? काशिफ खान जल्दी से बोला। और उस कोठी वालों की खैरियत मालूम करने के लिए। दरअसल गांव में एक पागल औरत रहती है। बस वो जिद करती है मैं यहाँ आऊँ और इनकी खैरियत की खबर उसे सुनाऊँ। वो कौन है? आप किस गांव में रहते हैं? सुंदर गांव में। मेरा नाम अबरार अहमद है। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ा। फिर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा और कदम उठा दिए। काशिफ उसे देखता रह गया। एक बार फिर वही बोझ उस पर आ सवार था। अचानक वो बड़बड़ाया, मैं इस बोझ से निजात जरूर हासिल करूंगा। इतवार के दिन वो सुंदर गांव का रुख कर रहा था और वहां पहुंचकर अबरार अहमद का घर तलाश करना जरा भी मुश्किल साबित ना हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। वो वक्त सुबह का था। गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। दरवाजा खुला तो अबरार अहमद की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। ओह, ये आप हैं? आइए अंदर आ जाइए। कौन है मियाँ साहब? अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। शहर से कोई साहब आए हैं, उसने कहा और उसे अंदर ले आया। छोटा सा घर था, 2 कमरे का। उसकी हर चीज से गुर्बत टपक रही थी। कैसे आए बेटा? मैं अपनी उलझन दूर करने के लिए आया हूँ। उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगे। आपका सरदार अहमद बेग साहब से क्या रिश्ता है? आप वहाँ क्यों जाते हैं? ये कोई नई कहानी नहीं, दुनिया में ऐसा होता ही रहा है। हमारे साथ कोई नई बात नहीं है। बस वो ज्यादा पढ़ लिख गया ना, हम गवारों को अपने साथ नहीं रख सकता। तो क्या वो आपको अखराजात देते हैं? अखराजात की हमें ज़रूरत नहीं। हम दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। देहात में इतना काम सभी को मिल जाता है। कटाई का मौसम है, सब्जियां तोड़ने का काम, ये काम सारा साल चलते रहते हैं। मतलब ये कि वो आपसे मिलते भी नहीं। अगर मिलते तो ये वहां जाकर बाहर से क्यों आने लगे? बुढ़िया दर्द भरे अंदाज में लंबा सांस भरकर बोली, आपने उस दिन कागज पर क्या लिख कर दिया था? ये कि मुबारक हो, बहुत आरजू थी तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों तड़पते रह जाते। अब बहुत सुकून है, वो पैदा हो गया जिसका इंतजार था। बस ये लिख कर दे आया था। इसका क्या मतलब? वो पैदा हो गया जिसका इंतजार था। बेटे, तुम नाश्ता किस चीज से करते हो, चाय या लस्सी? मतलब ये कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये मेरी और इस बुढ़िया की ख्वाहिश है। सरदार का बेटा भी खूब पढ़े लिखे, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बने। और क्या? उसने बेचैन होकर कहा। मुझे और इससे आगे क्या कहना चाहिए सरदार की माँ? वो एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, कोशिश करें तब भी। बुढ़िया बोली, लेकिन बेटा, एक दिन आएगा जब तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरा बोझ उतर गया। अब मैं कोई बेचैनी महसूस नहीं कर रहा। काशिफ खान के मुंह से निकला, अल्लाह का शुक्र अदा करो मियाँ। फिर वो उनके घर का सादा नाश्ता करके वहां से चला आया। 30 साल बाद उसे इस सवाल का जवाब मिल गया। सरदार अहमद बेग का कारोबार उन 30 सालों में बिल्कुल खत्म हो चुका था। कोठी बिक चुकी थी और अब वो किराए के मकान में रहता था। बुढ़ापा उस पर बुरी तरह सवार हो चुका था। ताहम उसने अपनी कारोबारी जिंदगी में अपने बेटे को आला तालीम जरूर दिलवाई। उसकी एक बड़े घराने में शादी भी कर दी थी और अब वो एक बड़ा सरकारी अफसर बन चुका था। बाप से अलग कहीं और रहता था। काशिफ खान उस रोज किसी दोस्त से मिलने गया तो एक शानदार सजी बनी कोठी के सामने उसे बूढ़ा सरदार अहमद खड़ा दिखाई दिया। उसे एक झटका लगा। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए। सरदार अहमद बेग, ये आप हैं? उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कई सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, अच्छा ये आप हैं काशिफ खान? हाँ, आपने ठीक पहचाना। लेकिन आप यहाँ कैसे खड़े हैं? वो सामने वाली कोठी देख रहे हो? ये मेरे बेटे की है। आज इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ओह,
काशिफ खान ढक से रह गया, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।